आंगनबाड़ी वर्कर है और ये आशा वर्कर है, ये अभी 14 साल से नहीं आया है, ये पहले से ही है। और आपका कहना है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट भी और बैंकिंग भी और ये भी पहले से है, ये तो कांग्रेस के ज़माने में को मैंने राजीव गांधी का नाम लिया तो उन्होंने सोचा शायद मैं कांग्रेस के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा बता दूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने कोई बात, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया कि मैंने एक बात बोली, मौजूदा सरकार जो थी उसके नाम भी लिया और मैंने कांग्रेस का भी लिया, बाकियों का नहीं लिया। लेकिन मैंने शायद ये यहाँ पे शायद रह गया, लेकिन मैं बता दूँ आपको, PHFI को भारत में लाने वाली सोनिया गांधी थी। PHFI पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2006 में सोनिया गांधी ने सबसे पहले शुरू किया और मेरे ख्याल 2006 में आपके यहाँ पर पटनायक ही मुख्यमंत्री थे। सबसे हाईएस्ट फंडिंग PHFI दिया था। हाँ, इसके लिए नवीन पटनायक ने सबसे पहले शुरुआत किया था इसके लिए, और बाद में सारे देशों, और सबसे पहले जो ट्रायल हुआ था वो जब इन वायरसेस का जो ट्रायल होने लगा तो वो छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़कियों पर, केरल के पढ़े लिखे लोगों पर और साउथ अफ्रीका में ये पैरेलल में चला था। चाहे निपा का वायरस हो, चाहे फिर एड्स के ऊपर इनका प्रोग्राम हो, चाहे फ्लू के ऊपर हो, और ये तमाम तरह के जो कार्यक्रम थे ये इस पे चलते रहे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम था PHFI का, उसका काम था बेसिकली सरकारी तंत्र में प्राइवेटाइजेशन को घुसाना। और आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर कभी भी सरकारी कर्मचारी नहीं रहे हैं। अगर आप इनके कागज उठाओगे, अगर आप इनके दस्तावेज उठाओगे तो ये WHO के प्रोग्राम के वो हैं। असल में पैसा सारा वर्ल्ड बैंक से आता है, जो इनके प्रोग्राम के लिए जितना भी आज आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर का जितना पैसा है ये सारा WHO से आता है। और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी शामिल नहीं है, इसमें सारी की सारी एक उस पे है, दे आर ऑल इन अ सेम बैग। मतलब ये एक ही साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से ऊपर जाने की औकात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। तो इसमें नाम लिए बिना, अगर मैंने 2 का नाम लिया तो बाकियों का भी नाम ले देता हूं कि जब हमारे हरियाणा के अंदर अगर 500 रुपए का चालान कट रहा था तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, 500 का चालान था मुंह ना ढकने का, खुली हवा में सांस लेने का, तो दिल्ली में यही चालान जो है 2000 का हो रहा था। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आपके यहाँ भी चालान हो रहा होगा, यहाँ पर भी। उसी टाइम पे शिवसेना की सरकार जो है महाराष्ट्र में थी तो वहां भी यही हो रहा था। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर तो मास्क ना पहनना कानूनी अपराध है, ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य था। तो इसमें ये कह नहीं सकते कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है और बीजेपी बहुत खराब पार्टी है, या ये पॉलिटिशियन अच्छा है, ये पॉलिटिशियन बुरा है। वो 2 काम मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बताए थे कि जो 73rd अमेंडमेंट था और जो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज था, जो इंदिरा गांधी ने और उसने किया था, दोनों को मारने के पीछे यही खेल था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने इनके अनाज वाले संकट को फ्रॉड साबित करने के लिए बोला कि ये तुम्हारा फ्रॉड है, जैसे अभी जो आएगा आने वाले टाइम में अनाज का जो संकट आने वाला है, जिसके लिए ये योजना बना रहे हैं, ये प्लान है, ये योजनाबद्ध है, हमको मालूम है योजनाबद्ध है। सर अखबारों में क्या छपेगा कि अनाज का संकट आ गया देश के ऊपर। अभी अखबार की कटिंग है दैनिक भास्कर की, मैंने देखी थी कि अभी हमारे देश के पास सिर्फ 6 महीने का राशन बचा हुआ है, उसके बाद देश में अन्न संकट आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मेंटली तैयार हो जाओगे, आप लोग अन्न संकट के लिए तैयार हो जाओगे ना कि भाई आने वाले समय में हमारे को भोजन की किल्लत आने वाली है, तो भोजन की किल्लत के नाम पे आपको कंट्रोल किया जाएगा। अब ये अखबार में आया, असलियत में कहीं नहीं आया, क्योंकि इस वक्त सारी सरकारों ने FCI में पड़ा हुआ अनाज जबरदस्ती भुगतान करने का काम किया हुआ है। दुबई भेज दिया, दुबई ने रिजेक्ट कर दिया, सीरिया भेज दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फिर समंदर में डंप कर दिया। खबर पड़ी थी ना पहले कि किसी देश को हमने अनाज भेजा, वहां से करोड़ों टन लाखों टन अनाज जो है वो समंदर में फेंक दिया। हाँ, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हुआ हमारा वाला के भाई यहाँ पर ये अनाज वाली बात मैं आपको बताता, अनाज खाली हो जाएगा। अब मान लो आज से, अभी तो आपको मालूम पड़ गया कि बीमारी कितनी असली थी कितनी नकली थी, इसके नाम पर जो हम लोगों को वैक्सीन जो लगी है वो कितनी लाभदायक थी, या आप लोगों को क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ आपको मालूम है ना। अब तो सब पता चल रहा है पूरी दुनिया को। लेकिन आपकी जो संतानें हैं, जो आपका पोता है, यानी आपके बच्चे नहीं,
आपके बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा गूगल से ही मिल रहा है जानकारी, लेकिन आपके पोते को जानकारी कहां से मिलेगी? अखबारों से। और अखबारों में क्या मिलेगा कि 2020 में 19 में एक ऐसी खतरनाक बीमारी आई थी जिसने लोगों को टच करते ही लग जाती थी और लोग मरे थे, लाखों लोग मरे थे। और उस स्टेट में, मतलब अगर जो पूरे देश के ऊपर देखा जाए तो मोदी जी ने वैक्सीन देकर पूरे भारत को बचाया था, और इधर पटनायक साहब ने वैक्सीन देकर बचाया था, उधर हमारे खट्टर साहब ने वैक्सीन देकर बचाया था, उधर दिल्ली में केजरीवाल, मतलब अखबारों में ये छपा हुआ आएगा ना। तो अगली जनरेशन तो जैसे हम लोग पिछली पहले वाली महामारियों के विषय में कैसे जानकारी है हमारे को? अखबारों से ही है ना, पुरानी न्यूज से ही है। तो पुरानी न्यूज में क्या था, कितना सच था, ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो आप लोग अब समझ सकते हैं ना, पहले नहीं समझ सकते थे। लेकिन असली खेल क्या है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, पूरे गेम प्लान में शामिल है। सिर्फ अगर कोई शामिल नहीं है तो देश के लोग नहीं है, आम इंसान नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको वो कुत्ते से ज्यादा कोई अहमियत नहीं देते हैं कि ये फालतू कुत्ता है, इसको बोटी दिखाते रहो, इसको दिखाते रहो, तेरे को कल को कुछ मिलने वाला है, तुझे कल को कुछ मिलने वाला है, तेरे बच्चे को ट्रांसफर, तेरा नौकरी, तेरा कोई पेंशन, तेरा वो हमारे कुछ लोग तो इतने बेचारे भोले होते हैं कि किसी नेता के साथ, पॉलिटिशियन के साथ फोटो खिंचा के ही हो जाते हैं। मतलब इट्स नॉट योर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो जो भी कागजों में लिखा जाता है, जैसे इतिहास की जो मैं बात बताता हूँ, इतिहास हमेशा उस दौर का राजा लिखता है, जो भी वहां का राजा है वो लिखता होता है और वो अपने हिसाब से लिखता है। आज अगर मीडिया मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, मुझे किसको महिमा मंडित करना है ये मेरा मेरा काम है, ये मैंने लिखने वाले के हाथ में कलम है, वो जिसको महिमा मंडित कर ले, जैसे मर्जी कर ले, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो असली मकसद है वो यही है कि मेरा बच्चा केवल तब बचेगा जब आपका बच्चा बचेगा। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई मतभेद इसमें नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को, मतलब आम इंसान को, हमेशा से पहले दिन से केवल और केवल झूठ बताया जाता है, झूठ ही समझाया जाता है, झूठ ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे बीच का आदमी हमको पढ़ाने नहीं आता। आपको पढ़ाने कौन आता है? दूसरे गांव का टीचर। आपको नौकरी में कौन है आपका बॉस? दूसरे गांव का बॉस। आपके ऊपर राज करने कौन आ रहा है? डीसी कौन आ रहा है? एसडीएम कौन आ रहा है? दूसरा, जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ गलत हो रहा है, उनको कहते हैं तो 1 मिनट में कहना हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहा ना सबने, आपने उनको समझाने की कोशिश की तो हर आदमी ने क्या बोला? हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अब मैं आपके आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर की बात बताता हूँ। आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर को जब मैं ये कह रहा हूँ, जब मैंने आपको ये बताया कि 1947 से पहले अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, मैं तो वहां ले गया आपको। उससे भी पहले जाना है तो ये षड्यंत्र शुरू होता है 1492 आखिरी पेपल बुल से, जहां पर पुर्तगाल को भेजा गया। हमारे यहाँ पे पुर्तगाली जाकर के इधर वाला एरिया संभालो, ईस्ट वाला, हमारे को ईस्ट बोलते हैं। और जो मान लो अगर किसी को दूसरे कौन थे पुर्तगालियों के साथ में? स्पेन नहीं, वास्को डी गामा तो इधर आया था, कोलंबस अमेरिका गया था ना। डच लोग, डचीज को भेजा गया कि तुम वेस्ट में जाओ और तुम ईस्ट में जाओ, तुम्हारा ये हो गया। पोप ने कहा कि पूरी दुनिया के जो आत्माएं हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उनके ऊपर हमारा अधिकार है, हम ईश्वर के लोग हैं और हम ही इनको बचा सकते हैं, इनकी आत्माओं को हम ही पवित्र कर सकते हैं। इस खेल के अंदर चला। अब इनको पहले देखा करके कि यार इस देश के अंदर तो इतना वैभव है, इतना पैसा है, इतना सोना है, तो मतलब यहाँ पे तो झाड़ू लगाने वाला आदमी मतलब अपनी मर्जी से झाड़ू लगा रहा है, जबरदस्ती नहीं है उसके ऊपर। और उसकी औरतें पैरों के अंदर चांदी पहन रखी है, ऊपर सोना पहना हुआ है। मतलब ये बात पहले से ही तय थी कि देश तो इतना, मुल्क इतना मतलब समृद्ध है। अच्छा, ये देश नहीं था, ये क्षेत्र था, छोटे छोटी रियासत थी, गांव का अपना कल्चर था, गांव का अपना संविधान था, जो लिखित नहीं था, सिर्फ ऑटोमेटिकली अगली जनरेशन पर ऐसे ही पास ऑन होता था। आपके यहाँ जैसे ट्राइबल एरिया में होता है, वही सब कुछ सारे गांव का यही कल्चर था। इस कल्चर को तोड़ने के लिए उन लोगों ने धीरे धीरे उनके अंदर अपने लोग घुसाने शुरू किए। और आप देखेंगे कि गुलामी के दौर में भी शहर ही गुलाम थे, गांव कभी गुलाम नहीं रहे। गांव अपना कल्चर चलाते रहे। गांव को गुलाम करने के लिए देश बनाया इन्होंने।
और जो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा था या किसी भी मुस्लिम देश का बंटवारा करना, ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा था। क्योंकि इजराइल के इस षड्यंत्र को समझने की जो समझ थी वो केवल मुसलमानों के पास थी, और एक मुसलमान एक ऐसा तबका था जो लड़ते टाइम कट्टर था, जो अपने बच्चों को ये सिखाता था कि खून देखकर तुमने चक्कर नहीं खाना है। हमारे वाला हिंदू क्या है, वो शांति प्रिय आदमी है, वो कहता है दूसरे आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाने का है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर अपनी आन बान शान पे आ जाए तो तुमको लड़ना है और आदमी को मतलब काटते टाइम सोचना नहीं है। उन्होंने देखा कि यार ये लोग अगर इकट्ठे रह गए हिंदू और मुसलमान तो कभी भी भारत के ऊपर राज करना मुश्किल है। और मुसलमानों ने इस षड्यंत्र को समझ लिया था, तो उन्होंने अपनी कुरान में ही लिख लिया, अपने धार्मिक ग्रंथ में लिख लिया कि ये के 3 हथियार हैं, एक मीडिया, एक नशा और एक पैसा, ब्याज का पैसा, हवा का पैसा। तो उन्होंने ब्याज को हराम कर दिया अपने कुरान में। वहां मुसलमान कोई भी ब्याज का कारोबार नहीं करेगा, ठीक है। सिनेमा नहीं देखेगा, सिनेमा हराम है उनके यहाँ, इसीलिए इनको मोबाइल लाना पड़ा कि उनके घर घर तक सिनेमा पहुंचाना है। सिनेमा ही दिमाग को कंट्रोल करता है, सबसे बड़ा जो स्क्रीन ज्यादा देखता है वो टोटली कंट्रोल्ड आदमी है, समझो। तीसरा जो मैंने बोला आपको, नशा, शराब हराम है। मुसलमान आपको शराब पीता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन अब गांजा पीने लग जाएगा, इंजेक्शन लगाने लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो नहीं पी रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, उन लोगों को भी तोड़ना था इनको, और अलग कंट्री बनाना, इसका पर्पज यही है कि मुसलमानों को दूसरी किसी कौम के साथ नहीं रहने देना। अगर ये दूसरी कौम के साथ रह गया तो पूरा टोटल कंट्रोल, क्योंकि हमारी लड़ाई केवल तभी पॉसिबल है जीतना जब उड़ीसा हरियाणा के साथ खड़ा हो और हरियाणा उड़ीसा के साथ खड़ा हो। ये तब पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी लड़ाई लड़ो मैं अपनी लड़ो, पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको ये मालूम था, इसीलिए कल्चर अगर अलग है तो उसको ये बुरा कहते हैं। कल्चर अलग है, अलग होना बुरा कैसे है। अब हमारे यहाँ पर ये कुर्ता पजामा पहनते हैं, आपके यहाँ पर जो लोग हैं लुंगी पहनते हैं, मान लो खुला पहनते हैं, तो हमारे वहां तो आ जाते हैं लुंगी पहन के। अगर हम लोग ऐसे बोलने लग जाएंगे तो हमारे बीच मतभेद बढ़ेगा। तो आप जैसे हो, आपकी जो मान्यताएं हैं वो आप उनको पूरी तरह से स्वीकार करो, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। ये कल्चर था हमारा। तुम जो मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जैसे जीना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम पर अपना जीने का स्टाइल नहीं थोपेंगे, ये हमारा इंडियन कल्चर था। और इस कल्चर को इन्होंने खराब किया। इसीलिए इन लोगों ने कि तुम क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, कौन सा रंग किसका, कौन सा रंग किसका, ये सब ड्रामा प्रोपेगेंडा सब वहीं से चल रहा है। यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई एजेंडा नहीं चला रही है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ का कोई नेता हमारा नहीं है, नरेंद्र मोदी हमारा नहीं है, राहुल गांधी हमारा नहीं है, पटनायक हमारा नहीं है, ममता हमारी नहीं है, केजरीवाल हमारा नहीं है, और जो रह गया कोई नहीं है, सब के सब। क्योंकि एक आदमी को मैनेज करना आसान है भाई। अभी बिल गेट्स जिससे मिलकर गया है सब उसके गुलाम है। बिल गेट्स जिससे उसकी मर्जी है वो जहां आता है। रानी, जिस वक्त रानी मरी, एलिजाबेथ जब मरी इंग्लैंड की रानी, तो हमारा झंडा झुकाया गया भैया। वो जबरदस्ती आई थी जब इंडिया के अंदर, तो उसको वही सलामी मिली जो हमारे राष्ट्रपति को मिलती है। तो हम लोग मानसिक रूप से भी गुलाम हुए हैं। हम लोग हमारे आईपीसी के अंदर लिखा हुआ है, आईपीसी की सेक्शन 147 कहता है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, वो ये कहता है भाई साहब कि अगर हमारे देश के अंदर अगर हमारे किसी कानून की इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट ना कर पाए, तो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से फैसला होगा। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 था, उसी को इन्होंने संविधान बनाया और बंदूक रखी हमारे आदमियों के ऊपर कि हमारे आदमियों ने बनाया। मतलब उनका ही यही सेम संविधान न्यूजीलैंड के पास है। सेम संविधान जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, जहां जहां अंग्रेजों का शासन रहा, हर देश के पास यही संविधान है। यही आईपीसी 180, ये जो 1860 वाला कानून आईपीसी, सेम डिट्टो सेम तरीके से चल रहा है। और सारी दुनिया में पूरा गेम प्लान एक जैसे बनाया जा रहा है। और उसमें जो ये कार्यक्रम था, असल में WHO के कार्यक्रम के तहत आशा वर्कर्स को और आंगनबाड़ी वर्कर्स को लाया गया था, और इसको लाने वाली कांग्रेस की थी। ये मैं आपको पहले बता दूं, बीजेपी का रोल है सिर्फ उसको स्पीड करना। कांग्रेस बड़ा गेम खेलती थी। कांग्रेस क्या करती थी, सड़कें नहीं बनाती थी, क्योंकि उसको मालूम है सड़कें बन गई जिस दिन कोर्ट तक जाने के लिए, उस दिन सारे संसाधन कोर्ट तक पहुंचेंगे। वो लटका के रखती थी, मालूम था उनको। लेकिन उनकी वो लोग, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भले मानस थे, प्रोपेगेंडा उन्हीं का चला रहे थे,
लेकिन स्लो प्रोसेस थी। इसने तो आकर के मतलब गुंडागर्दी की हद ही कर दी, देश तोड़ने की भी हद, सामान बेचने की भी हद, संस्थान बेचने की भी हद, आदमियों को मारने की भी हद, अपने जितने कैग है, सीबीआई है, सीआईडी है, इन सबका दुरुपयोग करने की हद, पॉलिटिकल नेक्सस खराब करने की, चारित्रिक हनन करने की हद, सब कुछ इसने हद कर दी। इन्होंने तो सत्यानाश ही कर दिया। अभी जो जिसकी मैं बात बता रहा था कि ये जो ICDS का प्रोग्राम का जो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके कागज सारे WHO के हैं। आप देखिए, मुझे अपने हरियाणा का तो पता है, आपके उड़ीसा का आप बताएंगे। मेरे हरियाणा में ये बात मशहूर है कि हमारी जो लेडी है, हमारी जो माताएं हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद आखिरी दिन तक काम करना नहीं छोड़ती थी। अभी इन्होंने क्या किया, हमारे को बेड रेस्ट देना शुरू किया, और हमारी जो माताएं हैं वो अगर खेत में काम कर रही हैं और लेबर पेन हो गया अगर मान लो, तो खेत में ही बच्चा जन्म देती थी, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना नाल चाकू से काट कर अपना बच्चा घर आ जाता था। ये बहुत नॉर्मल था हमारे वहाँ, और मुझे लगता है आप लोगों के बीच भी यहाँ पर सेम बात है। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, हमारे जो लोग थे महाराणा प्रताप से लेकर के, और अगर महाराजा सूरजमल तक की बात करें तो 7-7 फुट के लोग, मतलब जितने मजबूत लोग थे, उनके सामने अंग्रेज की औकात ही कुछ नहीं होती थी। ठीक है, अब हमारे वो लोग जो कभी बीमार ही नहीं पड़ते थे, हर छोटी मोटी बीमारी का इलाज हमारी माँ के पास, हमारी दादी के पास, हमारे किचन में होता था, है ना। मेरे को याद है, मेरे को कभी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, कान में दर्द हो गया, कुछ चोट लग गई, मतलब दराती से उंगली कट गई, तो मेरी माँ क्या बोलती है कि इसके ऊपर मूत्र ले। उसको मालूम था कि अपना मूत्र जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। मतलब ये हमारे पुरखों को ये मालूम था कि पूरा का पूरा किस बीमारी का, कौन से मौसम में हमको क्या खाना है। अभी देखिए आप, बारिश हो जाए, बारिश होते ही घर में सबसे पहला क्या बात आता है? पकौड़े बना लो, है कि नहीं? ऑटोमेटिक है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों को मालूम था कि जो बरसात का मौसम होता है उसके अंदर तेल खाना चाहिए, तेल बनना चाहिए, तेल के ही सारे कार्यक्रम होने चाहिए। तो गुलगुले भी बनते थे, सुहालियां भी बनती थी, उसमें पूड़े भी बनते थे, तेल का ही बनता था, सब कुछ तेल का बनता था। आप जो भी बनाओगे तेल का बनाओगे, बेशक आपका संस्कृति कुछ और कहती है, नाम कुछ और होगा। हमारे वहाँ रसमलाई होती है, आपके यहाँ वो रस क्या बोलते हैं उसको? रसगुल्ला। रसगुल्ला तो हमारे वहाँ भी होता है। कल आई थी वो, कल क्या था वो? वहाँ वाली रसमलाई को ये लोग थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा फ्राई टाइप का कर देते हो, गरम कर देते हो दोनों साइड से, मतलब है वही प्रोसेस, वही है। कहने का मतलब ये हुआ, हम बहुत ज्यादा अलग एक दूसरे से नहीं रहे हैं, हमने एक दूसरे से सीखा है। जहाँ एक जैसा मौसम रहेगा एक जैसे रहेंगे। और ICDS प्रोग्राम में वो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे का वजन देखना, उसका हाइट देखना, उसको कौन से इंजेक्शन लगे हैं ये चेक करना, फिर उसको कौन सी बीमारियां हुई है, वो सारी जानकारी वहां देने के लिए ICDS प्रोग्राम था। आशा वर्कर्स इसलिए आपके बीच लाई गई थी। आंगनबाड़ी वर्कर, अभी आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर ने क्या काम किया इस बीमारी के दौरान? आप लोगों को इंजेक्शन लगाने के अलावा दूसरा काम उन लोगों ने नहीं किया, वही काम करते थे। उनको हर घर का पता था, हर घर की जानकारी थी, किस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे, कितनी उम्र, कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। भाई साहब, ये जानकारी देने के लिए उन्होंने अपने एजेंट बुलाए थे ये। और उसके बाद जनगणना के नाम पर वो मतलब छोटे मोटे काम, जनगणना तो खैर टीचर्स करते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर नहीं करते हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी वर्कर क्या करती थी? आंगनबाड़ी में क्या होता था, मुझे याद है जब मेरे गांव में आंगनबाड़ी पहली बार खुली थी, मतलब जिस घर का हर बच्चे के पास अपने खेत में सारे फल हैं, सारी सब्जियां हैं, सब कुछ ताजा फ्रेश और पूरा रेशेदार खाना है, मतलब फाइबर ही फाइबर है उसके खाने में। आपका खाने में कितना फाइबर है, मतलब आप देखिए ना, तो मतलब नेचुरल जो अगर आप खाएंगे तो आपको किसी बाहर के आइटम की जरूरत नहीं है, कोई विटामिन सी के कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं, कोई विटामिन B12 कुछ नहीं खाने की जरूरत, कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके खेत, आपकी जमीन में अवेलेबल, आपके आसपास अवेलेबल है। और उस टाइम पे उन लोगों ने आंगनबाड़ी में सबसे पहले वो चूरी देनी शुरू करी, या ब्रेड, डबल ब्रेडेड रोटी देनी शुरू की, डबल ब्रेड, है ना, डबल रोटी जिसको बोलते हैं। पहली बार गांव में डबल रोटी का कल्चर आंगनबाड़ी वर्कर लेकर के आए। मतलब हम लोग, नई चीज थी तो खाने कोई बात नहीं, वो इजी थी कैरी करना, तो उसको पकड़ के खाते रहो। लेकिन इसको अंग्रेज लोग और बाहर के विकसित देशों में तो मल बोला जाता है कि ये चीज तो सड़ी हुई चीज है। क्योंकि आयुर्वेद हमारा बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि जिस चीज को 1 घंटे से ज्यादा बने हुए हो जाए, वो चीज केवल पेट भरती है, वो हमारे शरीर को पोषण नहीं देती है।
तो वो पेट भरने के लिए ही है, खाली पोषण के लिए नहीं है। तो ये बात हमारे पुरखों को पता था सब कुछ, इसलिए तो हर चीज हम लोग ताजा बनाया करते थे, सारा कुछ या कच्चा खाया करते थे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्तों, इन षड्यंत्रों को समझ करके अपने एक एक बिंदु पर जब आप चर्चा करने लगोगे और उसके रिसर्च में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी शिक्षण व्यवस्था को खराब करना, आपके हेल्थ को खराब करना, आपके भाईचारे को खराब करना, आपके पॉलिटिकल सिस्टम को, आपकी नैतिकता को और आपके पूरी की पूरी व्यवस्था को ही खराब करना इन लोगों का टारगेट था, ताकि व्यवस्था को खराब करके हम खुद ही कहीं, अभी जैसे आप खुद ही कह दोगे कि बैंक तो प्राइवेटाइज होने चाहिए, बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। अभी तो आप जाकर के बैंक में या किसी सरकारी संस्था में जाके बोल सकते हो, सुनो हमारे पैसे से बना हुआ है, हमारा है, हम मालिक हैं, चुपचाप काम करके दे, अभी तो बोल सकते हो ना, है कि नहीं? और जब प्राइवेट हो जाएगा तो वहां क्या लिख देगा, दिस इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू आर नॉट अलाउड, ये स्कैनर है तो ये वाला चीज अगर तुमने लगा रखी है तो एंटर कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई। प्राइवेट प्रॉपर्टी में डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, क्यों? कभी भी कह देंगे कि ये सड़क प्राइवेट है, इसका टोल टैक्स कंपनी भुगत रही है, कंपनी ले रही है, ये जोड़ जो है, ये तालाब जो है ये प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी के पास है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इंडियंस के डंगरों को पानी नहीं पिलाएगा, पिलाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियों का तो षड्यंत्र था कि ये पानी की बोतलें, मतलब किसान का गेहूं एक किलो 4 महीने 5 महीने की मेहनत के बाद 20 रुपए किलो बिकता है, और ये लोग कहीं से भी फिल्टर करके पैक करके हमारे को 20 रुपए लीटर का पानी बेच देते हैं, और हम लोग सोचते हैं पानी मोल होना चाहिए। तो हमारी अगली पीढ़ियां तो क्या कहेंगी, हमारे पुरखे मोल का पीते थे, हम मोल का पी रहे, इसमें क्या हो गया? हमारे बच्चे यही कहेंगे ना भाई, पहले हमारे जो पुरखे पीते थे, हम जो पी रहे हैं वो 20 रुपए लीटर पी रहे हैं, वो 200 रुपए लीटर उनके ऊपर अगर आ जाए कि 200 रुपए लीटर बिकेगा तुमको, वो कहेंगे हमारे पुरखे भी तो पीते थे, पहले ऐसा होता था। ये कह करके वर्तमान को जस्टिफाई करना गलत है। उस पार्टी ने भी ऐसा किया था, ऐसा कहकर आज की पार्टी की गलत चीजों को जस्टिफाई करना गलत है। जो गलत है वो गलत है, और हमारी लड़ाई सत्य की है, और सत्य की खासियत ये है कि सत्य सबका भला करता है, और जो चीज एक कुछ लोगों का भला करे और कुछ लोगों का नुकसान, वो सत्य नहीं हो सकता। हमको केवल असत्य को ही क्रॉस करना है, यही हमारा मकसद है। जय हिंद।